एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो का मतलब अंदर, मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब मेम्ब्रेन का एक जाल। सेल के अंदर मेम्ब्रेन का एक जाल पाया जाता है, इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स बनाती हैं? ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किन किन ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन से बनता है? ये बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। इन सब ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये मिल करके सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन का जाल बनाती हैं, जिसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स और उनकी मेम्ब्रेन से शामिल हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सभी ऑर्गेनेल्स के फंक्शन जुड़े होते हैं, आपस में इनके कार्यों में एक समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर कोऑर्डिनेटेड। इन सभी अंगिकाओं के कार्य आपस में जुड़े होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। इन सभी के जो फंक्शन होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेटेड, और ये मिल करके बनाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, इनको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते। किनको नहीं मानते? माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि इनके फंक्शंस आपस में जुड़े नहीं होते। इनके फंक्शन इनके साथ जुड़े नहीं हैं, ऊपर वालों के साथ। तो किनके फंक्शंस आपस में जुड़े हैं, कोऑर्डिनेटेड है? ईआर, जीबी यानी गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन नहीं आते? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, इसके अलावा भी हैं। वो सारे ऑर्गेनेल्स एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते जिनके फंक्शन ऊपर वालों के साथ जुड़े नहीं हैं, बिकॉज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स। अबव का मतलब ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नीट में आया 2023 में, क्योंकि ये इनके फंक्शन इनके साथ जुड़े नहीं, इनके फंक्शन ऊपर वालों के साथ जुड़े नहीं, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं। तो अभी ये चार पढ़ेंगे। सबसे पहले तो चारों को पढ़ते हैं। एंडो मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क यानी रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है, एक जाल है। रेटिकुलम भी जाल ही होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क यानी जाल है। टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का एक जाल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का एक जाल है, जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, बिखरा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे ट्यूब का एक जाल है, जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर के स्पेस को, इंट्रासेल्यूलर स्पेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के भीतर के स्पेस को दो कमरों में बांट देती है। दो डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट कंपार्टमेंट यानी कमरों में बांट देती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सेल के भीतर दो कमरे बन जाते हैं। एक वो कमरा जो ईआर के अंदर है, ये जो ईआर के अंदर है वो तो ल्यूमिनल कहलाता है। वो कमरा जो ईआर के अंदर है वो क्या है? ये कमरा जो ईआर के अंदर है ये ल्यूमिनल है, और वो कमरा जो ईआर के बाहर है ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है। क्या है ये? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल।
ल्यूमिनल कमरा इनसाइड है, ईआर के भीतर है, पतला नाली जैसा कमरा है ईआर के अंदर। ईआर के अंदर कमरा, ये देख लो, ये ईआर के अंदर का कमरा है, ये ल्यूमिनल है। क्या है ये, देख रहे हो ना, ये कमरा जो है ईआर के भीतर है, ये ल्यूमिनल है। और वो कमरा जो ईआर के बाहर, ये व्हाइट व्हाइट है बाहर, इधर तो साइटोप्लाज्म है, इधर तो साइटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है ईआर के बाहर। तो कह रहा है ईआर डिवाइड्स इंट्रासेल्यूलर स्पेस, ईआर सेल के भीतर के हिस्से को दो डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट कमरों में बांट देती, कंपार्टमेंट्स। ल्यूमिनल ये कमरा ईआर के भीतर वाला है, इनसाइड ईआर, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म है ईआर के बाहर, वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ईआर दो तरह की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इधर बनी है रफ और इधर बनी है स्मूथ। ये है रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर चिपके रहते हैं राइबोसोम, इसकी सरफेस पे राइबोसोम चिपके हुए हैं। तो ये कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहलाती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम नहीं है, नो राइबोसोम्स, इसकी सतह पे कोई राइबोसोम नहीं है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की, दो प्रकार की, रफ और स्मूथ। नाम रफ क्यों पड़ गया, क्योंकि सरफेस पर राइबोसोम है। ये राइबोसोम ईआर से चिपके रहते हैं, ये ईआर है मान लो, राइबोसोम ईआर से चिपके रहते हैं अपनी लार्जर सब यूनिट से। ये ईआर ये राइबोसोम ईआर से चिपके रहते हैं अपनी लार्जर सब यूनिट से, और चिपकाने में कुछ प्रोटीन भी हेल्प करती हैं, वो है राइबोफोरेंस। ये एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर होते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम अपनी लार्जर सब यूनिट की मदद से ईआर से चिपकते हैं, चिपकाने में कुछ प्रोटीन भी हेल्प करती हैं, तो वो है राइबोफोरेंस। बता इसलिए दे क्योंकि पीवाईक्यू में सब मिलेगा, इसलिए बता दिया, एनसीईआरटी ने तो लिखा नहीं। राइबोसोम अपनी लार्जर सब यूनिट से की मदद से चिपकती हैं ईआर से, और चिपकाने में हेल्प करती हैं राइबोफोरेंस। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, तो इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाती, लिपिड्स, वसा बनाती है, वसा, लिपिड्स बनाती हैं और स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या स्टेरॉइड हार्मोन बनाती हैं। स्टेरॉइड हार्मोन में कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल्स, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, इनको बनाती है सीआर। फिर से देखो, ईआर कितने प्रकार की है, दो तरह की है, रफ और स्मूथ। रफ की सतह पर राइबोसोम है और स्मूथ की सतह पर राइबोसोम नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम है, इसलिए रफ हो गई, और ये राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन कौन सी बनाते हैं, जो सेल के बाहर जाती है, सिक्रेटरी प्रोटीन बनाते हैं। ये सेल के बाहर स्रावित हो जाती है प्रोटीन्स, तो ये सिक्रेटरी प्रोटीन्स बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो राइबोसोम है वो सिक्रेटरी प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स बनाती है, और एनिमल सेल में स्टेरॉइड हार्मोन्स, एनिमल सेल के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाती है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल,
ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन है। इनको बनाती है सीआर एनिमल सेल के अंदर। तो पढ़ लेते हैं हम। जो भी करना थोड़ा तेज करना क्योंकि समय कम है। आरईआर, बियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, इसकी सतह पे राइबोसोम होते हैं। आरईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरईआर उन सेल्स में ज्यादा पाई जाती है जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली चल रहा है, क्योंकि आरईआर प्रोटीन बनाती है। और कौन सी प्रोटीन? जो बाहर सिक्रीट हो जाती है, सिक्रीटरी प्रोटीन बनाती है। तो वो सेल्स जो ज्यादा प्रोटीन बना रही है और जिनमें सिक्रीशन चल रहा है, उनमें आरईआर ज्यादा देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड आरईआर अक्सर देखने को मिलती किन कोशिकाओं में? जिन कोशिकाओं में प्रोटीन अधिक बन रहा और जिनमें सिक्रीशन चल रहा, क्योंकि आरईआर कौन सी प्रोटीन बनाती है? सिक्रीटरी प्रोटीन बनाती है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। आरईआर बहुत एक्सटेंसिव होती है। मान लो ये सेल है और ये है न्यूक्लियस। ये आरईआर यहां से निकली और ये जाकर के एक तरफ से आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपकी, इधर सेल मेम्ब्रेन से चिपकी है। इतनी ज्यादा होती है। आरईआर एक्सटेंसिव है, बहुत ही वृहद है, बहुत ज्यादा होती है। एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से निकलती है। ये कहां से निकलती है? न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से। इस वाले में देखो आरईआर कहां से निकल रही है? ये आरईआर है, ये आरईआर निकलती है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है, ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आरईआर की ओरिजिन बताओ कहां से निकलती है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली यहां से निकल रही है। ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आउटर है, ये इनर है। न्यूक्लियस के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर। ये आउटर से निकल रही है, देखो निकल रही है यहां से। आरईआर कहां से निकल रही है? आरईआर की ओरिजिन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये अक्सर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपकी रहती है। आरईआर रिमेन कंटिन्यूअस। आरईआर किसके साथ जुड़ी है? कंटिन्यूअस यानी जुड़ी है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किससे? वहीं से निकलती, उसी से जुड़ी हुई भी है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। एसईआर, राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन देयर सरफेस। एसईआर की सतह पे राइबोसोम नहीं होते, इसीलिए स्मूथ कहलाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। एसईआर इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। सबसे ज्यादा सवाल यही आया है। एसईआर लिपिड्स बनाती है, वसा बनाती है, फैट। इन एनिमल सेल में स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाती है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स, लिपिड जैसे स्टेरॉइड हार्मोन भी बनाती है। आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर, ये हार्मोन भी एसईआर में बनते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन 4 याद कर लेना, वही है मेन, वही हमारी बॉडी में होते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल्स, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन, इनको एसईआर बनाती है। ये यहां नहीं काम आएगा, ये उधर काम आ जाएगा तुम्हारे जब फीमेल फिजियोलॉजी में। चलो एक हो गया। चलो ईआर, ईआर कहां से निकलती है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ईआर को ईआर की वजह से सेल के भीतर का स्पेस 2 कंपार्टमेंट्स में बढ़ जाता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल कौन सा कमरा है? इनसाइड ईआर, ईआर के भीतर है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल इनसाइड ईआर के बाहर, यानी साइटोप्लाज्म। कितने तरह की ईआर? 2 तरह की, आरईआर और एसीआर। आरईआर की सतह पे राइबोसोम कौन सी प्रोटीन बना रहे हैं? सिक्रीटरी प्रोटीन, इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहते हैं। अभी आगे बताऊंगा, अभी आगे है। सिक्रीटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं जो सेल के बाहर स्रावित हो जाती हैं। एसईआर लिपिड बनाती है और एनिमल सेल में स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाती है।
जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। चलो आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस या बोलो या गोल्गी बॉडी बोलो या गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो, सब एक ही है। पौधों में गोल्गी अपैरेटस को डिक्टियोसोम कहते हैं। पौधे में इनका नाम अलग है, प्लांट सेल के अंदर इसका नाम चेंज हो जाता है। प्लांट सेल के अंदर गोल्गी अपैरेटस कहलाता है डिक्टियोसोम। क्या कहलाता है? गोल्गी बॉडी इन प्लांट सेल इज नोन एज डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्गी बॉडी को प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसको गोल्गी अपैरेटस भी कह सकते हो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। क्यों कहते हैं इसका नाम गोल्गी कैसे पड़ गया? इसको खोजा था, पहली बार देखा था कैमिलो गोल्गी ने 1898 में, 1898 में देखा कि न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के पास एक जाल जैसा स्ट्रक्चर है जो गहरा रंग पकड़ रहा है। जब सेल को रंगा जा रहा है तो इसका रंग गहरा हो रहा है, तो ये डेंसली स्टेन्ड है, गहरा रंग पकड़ता है। रेटिकुलर स्ट्रक्चर, ये भी जाल जैसा है, ईआर की तरह, और नियर दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। तो कैमिलो गोल्गी ने 1898 में उल्लू और बिल्ली की नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी को खोजा था। नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्कवर किया, लिखा नहीं हमने, इसी बता दिया। कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहली बार इनको देखा 1898 में, तो नाम इसका रख दिया अपने नाम के ऊपर, गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। पौधे में इसका नाम कुछ अलग है, प्लांट सेल में से डिक्टियोसोम कह देते हैं। गोल्गी बॉडी कैसी होती है, कैसा रंग पकड़ती है? ये गहरा रंग पकड़ती है जब सेल को रंगा जाता है, डेंसली स्टेन्ड होती है, रेटिकुलर जाल जैसी दिखती है और न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है। न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है। एक डायग्राम से तुम्हें सिखा देते हैं, चलो जल्दी से, बहुत तेजी से, जितना दिया तो नहीं सिखाते हैं, बहुत जल्दी से सीखे, जगह ने लास्ट में होगी। आरईआर, आरईआर क्या बनाती है? आरईआर बनाती है प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस। आरईआर ने क्या बनाया? प्रोटीन सिंथेसिस। एसईआर ने क्या बनाया? लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, या लिपिड सिंथेसिस शॉर्ट में लिख लो। आरईआर बनाते हैं लिपिड्स। ये आरईआर से प्रोटीन के पैकेट बाहर आते हैं, एसईआर से भी लिपिड के पैकेट बाहर आते हैं। तो ये प्रोटीन के पैकेट्स बाहर निकलते हैं आरईआर से, और लिपिड के पैकेट बाहर निकलते हैं एसईआर से। इनको कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स। इन पैकेट्स को कहा जाता ट्रांजिशन वेसिकल्स। ये जो ट्रांजिशन वेसिकल्स हैं, ये गोल्गी बॉडी से जाके फ्यूज कर जाते हैं। ये ट्रांजिशन वेसिकल्स किससे जाके फ्यूज कर जाती है? गोल्गी बॉडी से जाकर के फ्यूज कर जाती है। लेकिन ये ट्रांजिशन वेसिकल्स क्या करती हैं? ये जाती हैं और फ्यूज कर जाती हैं गोल्गी बॉडी से। गोल्गी बॉडी को जरा समझ लें, फिर आगे देखते क्या है। यह है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी में तीन चीजें होती हैं। ये तीन चीजों से मिलकर के बनी होती है। गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में तीन चीजें होती हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और टिब्यूल। गोल्गी बॉडी में तीन चीजें हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल
वेसिकल गोल थैलियां होती हैं, ये सिस्टर्नी है, ये वेसिकल है, और ऊपर वाले ये टेब्यूल्स हैं। तो गोल्गी बॉडी के अंदर तीन चीजें हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल और टेब्यूल्स, इन तीनों से मिलकर बनी है। लेकिन सिस्टर्नी को यूनिट्स माना गया है। गोल्गी बॉडी की क्या है ये? यूनिट्स ऑफ गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी की यूनिट्स मानी गई है। गोल्गी बॉडी की यूनिट्स कहलाती हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के डायामीटर कितना होता है, इसकी मोटान 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। हर एक सिस्टर्नी का जो डायामीटर है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर है। फोटो खींच लेना। सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल होती है। कैसी हैं? एक दूसरे के समानांतर हैं। सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, गट्ठर बना रही, स्टैक्ड है। देखो गोल्गी बॉडी की यूनिट्स सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल है, अकेले अकेले गट्ठर में है, गट्ठर है, स्टैक्ड है। क्या है? स्टैक्ड है, एक दूसरे पर रखी है, जैसे सिक्के रखे रहते हैं, स्टैक्ड है। तो गोल्गी बॉडी की यूनिट सिस्टर्नी आर पैरेलल है और स्टैक्ड है। हर एक गोल्गी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी की संख्या अलग अलग होती है। जैसे इसमें हमने 4 बनाई, 1 2 3 4। हर एक गोल्गी बॉडी है, हर एक गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी की संख्या अलग अलग हो सकती है, वेरी करती है। लेकिन सिस्टर्नी पैरेलल होती है और स्टैक्ड है, एक दूसरे के ऊपर रखी है गट्ठर में। हर एक सिस्टर्नी को अगर तुम देखो, इधर वाला ये कॉन्वेक्स है, ये क्या है? कॉन्वेक्स। ये वाली साइड कहलाती है कॉन्वेक्स, इस वाले साइड को कहते हैं कॉन्वेक्स, या इसको हम कहते हैं सिस, या इसको कहते हैं फॉर्मिंग फेस। गोल्गी बॉडी का इधर वाला मुख फेस, ये वाला क्या है? इधर वाला कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस, और इधर वाला अंदर वाला, इधर वाला ये अंदर वाला, ये है कॉनकेव और ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। तो हर एक सिस्टर्नी का एक ट्रांस फेस होता है और एक सिस फेस होता है। हर एक सिस्टर्नी का एक ट्रांस फेस है, ये कॉन्वेक्स वाला, और अंदर वाला ये ट्रांस फेस है। फिर से देखो, गोल्गी बॉडी 3 चीजों से मिलकर के बनी है, सिस्टर्नी, वेसिकल और टिब्यूल से। एनसीईआरटी ने वेसिकल टिब्यूल नहीं लिखा, पीवाईक्यू में मिलेगा। लेकिन गोल्गी बॉडी की यूनिट्स कहलाती हैं सिस्टर्नी। क्या है? सिस्टर्नी का डायामीटर कितना है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। सिस्टर्नी पैरेलल है, कैसी हैं? और एक साथ इकट्ठा हैं, स्टैक्ड है, गट्ठर बना रही, स्टैक्ड हैं। हर एक गोल्गी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी की संख्या भिन्न भिन्न होती है। गोल्गी बॉडी की हर एक सिस्टर्नी का एक सिस फेज है और एक ट्रांस फेज है। अब होता क्या है, जरा गौर करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आई, वो आकर के फ्यूज कर जाती है गोल्गी बॉडी के सिस फेज से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड आए, ये भी फ्यूज कर जाते हैं गोल्गी बॉडी के सिस फेज पे। आरईआर से प्रोटीन आई, वो यहां आ गई सिस फेज पे। एसईआर से लिपिड है, ये भी आ गए सिस फेज पे। गोल्गी बॉडी का जो सिस फेज है, यहां पर चलता है मॉडिफिकेशन। गोल्गी बॉडी के सिस फेज पर क्या होता है? गोल्गी बॉडी के सिस फेज पर मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का। जो यहां से प्रोटीन आ रही हैं, उनमें शुगर जुड़ जाती है और ये बन जाती है ग्लाइकोप्रोटीन्स। इन प्रोटीन में क्या जुड़ जाती है? शुगर। शुगर को ग्लाइकेन बोलते हैं, ग्लाइकेन।
और ये बन जाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये बन जाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये जो लिपिड आ रहे हैं सिस फेस पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड आ रहे हैं वो बन जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स में। वो भी शुगर के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, लिपिड्स भी शुगर के साथ जुड़ करके बना लेते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। तो गोल्गी बॉडी के सिस फेस पे क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ, मॉडिफिकेशन के बाद क्या बन रहा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड, और बन रहा है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मॉडिफाई होने के बाद क्या बन रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बन रहे हैं। तो गोल्गी बॉडी का सिस फेस इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये नीट में आया सवाल। तो गोल्गी बॉडी के सिस फेस पर क्या चल रहा है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का मॉडिफिकेशन। ग्लाइकोप्रोटीन का बनना ग्लाइकोसाइलेशन है और ग्लाइकोलिपिड्स का बनना ग्लाइकोसाइडेशन है। साइडेशन ऐसे लिख दिया, मन करे तो याद कर लेना, गाइड में मिलेंगे सब शब्द सवाल जो करते हो। ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं जिस प्रोसेस से उसे ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स जो बनते हैं उसे ग्लाइकोसाइडेशन। तो गोल्गी बॉडी के सिस फेस पर बन गई ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड। ये यहां आएंगे धर, ये है ट्रांसफेज। ट्रांसफेज पर इनके फिर से पैकेट बनते हैं, ट्रांसफेज पर इनके फिर से पैकेट बनने लगते हैं। तो ट्रांसफेज पर पैकेजिंग होती है, क्या होती है, गोल्गी बॉडी के ट्रांसफेज पर पैकेजिंग हो रही है, इनके फिर से पैकेट बन जाते हैं। ये पैकेट गोल्गी बॉडी के ट्रांसफेज से निकलते हैं, ये पैकेट गोल्गी बॉडी के ट्रांसफेज से निकलते हैं। तो गोल्गी बॉडी के ट्रांसफेज का फंक्शन हो गया पैकेजिंग। क्या हो गया फंक्शन, पैकेजिंग। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स आ रही हैं आरईआर से और जो ग्लाइकोलिपिड्स आ रहे हैं एसईआर से, उनका मॉडिफिकेशन हो रहा है गोल्गी बॉडी के सिस फेस पे, और ये प्रोटीन बदल जा रही है ग्लाइकोप्रोटीन्स में और लिपिड ग्लाइकोलिपिड्स में बदल गए। तो गोल्गी बॉडी का सिस फेस एक इंपॉर्टेंट साइट है और यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड बन रहे हैं। जी अरे तो संभाल के उतारी जाए धीरे, गाड़ी तो जाना ही होगी ना, तो कैसे निकालना तो पड़ेगी ना। ठीक ठीक है, देख लिया हम क्लास में। गोल्गी बॉडी के सिस फेस पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, गोल्गी बॉडी का सिस फेस। और ट्रांस फेस पर पैकेट बन रहे हैं, ये पैकेजिंग हो रही है। क्या हो रही है, तो गोल्गी बॉडी का सिस और ट्रांस फेस दे आर एंटायरली डिफरेंट। यहां कुछ और काम हो रहा है, यहां कुछ और काम हो रहा है। तो गोल्गी बॉडी का सिस और ट्रांस फेस एकदम अलग अलग होते हैं, लेकिन बीच में कोई दीवार नहीं है, इनके इंटरकनेक्टेड है। कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो गोल्गी बॉडी का सिस और ट्रांस फेस दे आर एंटायरली डिफरेंट, इनमें बिल्कुल अंतर होता है, ये बिल्कुल अलग होते हैं। गोल्गी बॉडी का सिस और ट्रांस फेस ये बिल्कुल फर्क होते हैं, लेकिन बीच में दीवार दोनों के नहीं है, तो ये इंटरकनेक्टेड है। क्या ये, कहां दीवार है बीच में, इधर इसी से ट्रांस है, इंटरकनेक्टेड है।
गोल्गी बॉडी के ट्रांसफेज से पैकेट्स निकलते हैं दो तरह के, कई तरह के निकलते हैं, दो इंपॉर्टेंट पैकेट्स निकलते हैं। एक तो ये निकल रही है सिक्रेटरी वेसिकल, एक निकलती है सिक्रेटरी वेसिकल है, ये पैकेट है, इसमें सिक्रेटरी प्रोटीन है, और दूसरे पैकेट्स कहलाते हैं लाइसोसोम्स। तो गोल्गी बॉडी के ट्रांसफेज में पैकेजिंग होती है, कई तरह के पैकेट्स निकलते हैं, लेकिन हमने दो तुम्हें इंपॉर्टेंट बताए, दो पैकेट इंपॉर्टेंट बताए, एक तो सिक्रेटरी वेसिकल और दूसरा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की ओरिजिन क्या है? गोल्गी बॉडी का ट्रांसफेज, यहां से लाइसोसोम निकलते हैं। ये जो कुछ पैकेट है जिनको सेक्रेटरी वेसिकल कहते हैं, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाते हैं, ये सेक्रेटरी वेसिकल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाती है, और इसके अंदर जो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स या सेक्रेटरी प्रोटीन है उनका सिक्रीशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सिक्रीशन हो गया, सेल के बाहर निकल गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करके। तो सिक्रेटरी वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करके सेल के बाहर निकल गई, सिक्रीशन हो गया। तो गोल्गी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन, सिक्रेटरी एक्टिविटीज में भाग लेती है। दूसरा, कुछ पैकेट्स ऐसे हैं जो सेल के भीतर रह के काम करेंगे, जैसे लाइसोसोम। लाइसोसोम इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स के लिए होते हैं, सेल के भीतर के कार्य करने के लिए, सेल के भीतर के कार्य करने के लिए लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम इंट्रासेल्यूलर टारगेट के लिए होते हैं। इंट्रासेल्यूलर टारगेट का मतलब ये सेल के भीतर रहते हैं, अंदर काम करते हैं, और लाइसोसोम का काम है डाइजेशन करना, ये डाइजेशन करते हैं सेल के भीतर रह करके। इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स। गोल्गी बॉडी के चार फंक्शन याद कर लेना, यहां पर चारों लिखे हैं। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन है पैकेजिंग, ये मेन फंक्शन माना गया है। दूसरा फंक्शन हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। पैकेजिंग ट्रांसफेज पर होती है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन ये सिस फेज पर होता है। सिस और ट्रांस फेज बिल्कुल अलग हैं, दोनों पे अलग अलग कार्य हो रहे हैं, लेकिन बीच में दीवार दोनों के नहीं है, तो इंटरकनेक्टेड है। पैकेट्स दो तरह के बाहर आ रहे हैं गोल्गी बॉडी के कॉन्केव साइड से, एक तो बाहर जाके सिक्रीट हुआ जा रहा है, सिक्रीशन। तो गोल्गी बॉडी का तीसरा फंक्शन हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया सिक्रीशन। अगर किसी क्वेश्चन में सिक्रीशन शब्द आ रहा है तो आंसर 90% चांस होता है गोल्गी बॉडी होगा। एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी, मिलानिन्स आर सिक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स आर सिक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी तमाम तरह की चीजों को सिक्रेट करती है, जो कि सिक्रेटेड बाय गोल्गी बॉडी। सेल के अंदर तमाम चीजों सिक्रीशन करती है, बहुत सारी चीजों का सिक्रीशन करती है गोल्गी बॉडी। पैक्टिन्स आर सिक्रेटेड बाय, सेल्यूलोज इज सिक्रेटेड बाय, ये सब गोल्गी बॉडी आंसर है। तो अगर किसी सवाल में कोई पदार्थ पूछा जाए कैसे सिक्रेट होता है, इसको कौन सिक्रेट करता है, तो आंसर 90% होता है गोल्गी बॉडी, और 10% में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। ठीक, गोल्गी बॉडी का चौथा फंक्शन, तीसरा हो गया सिक्रीशन, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो गोल्गी बॉडी के चार फंक्शन फिर से देखो, पैकेजिंग होती है ट्रांसफेज पे, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड सिस फेज पर, फिर सिक्रीशन हो गया तीसरा फंक्शन, और लाइसोसोम का फॉर्मेशन ये चौथा हो गया। फोटो ले लो, पढ़ लेते हैं। हो गया? कहीं ना समझ अभी रोक दें, सब बता दिया मैंने पूरा गोल्गी बॉडी। चलो
फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले देखा एज डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ये गहरा रंग पकड़ता है, रेटिकुलर यानी जाल जैसा स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस के पास में है। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक। गोल्गी बॉडी बनी होती है चपटी डिस्क के आकार की थैलियों की। सैक कहते हैं थैलियां, चपटी और डिस्क के आकार की थैलियों से बनी होती है, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। हालांकि सिस्टर्नी के अलावा वेसिकल और टिब्यूल भी होता है, लेकिन सिस्टर्नी को गोल्गी बॉडी के यूनिट्स मानते हैं। तो गोल्गी बॉडी चपटे चपटे थैलियों से बनी है और इन चपटी डिस्क के आकार की थैलियां कहलाती हैं सिस्टर्नी। डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी कितना है अभी बताया, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर है। सिस्टर्नी अकेले अकेले या गट्ठर बना रही है, गट्ठर बना रही है, स्टैक्ड हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के, स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, स्टैक्ड हैं और पैरेलल हैं। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हर एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी की संख्या भिन्न भिन्न होती है। हमने जैसे 4 दिखाया था उसमें है। तो हर एक गोल्गी बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर ढेर सारी गोल्गी बॉडी होती है, एक सेल के अंदर ढेर सारी गोल्गी बॉडीज होती हैं और उनमें सिस्टर्नी की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है गोल्गी बॉडी। न्यूक्लियस के करीब में होती है, पूरे न्यूक्लियस की गुलान में होती है। न्यूक्लियस के गुलान में चारों ओर कहते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिकली का मतलब चारों तरफ, गोल न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है। ईच सिस्टर्नी हैज ए कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेज एंड कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। हर एक सिस्टर्नी का एक कॉन्वेक्स या सिस या फॉर्मिंग फेज होता है और एक ट्रांस, कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेज होता है। द सिस एंड ट्रांस फेजेस ऑफ गोल्गी बॉडी आर एंटायरली डिफरेंट। गोल्गी बॉडी के सिस और ट्रांस फेज एकदम अलग होते हैं। अरे एक जगह मॉडिफिकेशन हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड बन रहा है और एक जगह पैकेजिंग हो रही है। एंटायरली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, लेकिन बीच में दीवार थोड़ी ना है, बट इंटरकनेक्टेड है। कैसे है? इंटरकनेक्टेड है। चलो फंक्शंस तो हमने 4 बताए तुम्हें। मेन फंक्शन इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। गोल्गी बॉडी का जो मेन फंक्शन है वो पैकेजिंग है। मेन फंक्शन इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड दिस। देखो गोल्गी बॉडी में 2 तरह के पैकेट्स बन रहे हैं। कुछ पैकेट जैसे लाइसोसोम, ये इंट्रासेल्युलर टारगेट के लिए है, सेल के भीतर के कार्य करने के लिए है। और कुछ पैकेट जो होते हैं दे आर सिक्रेटेड आउटसाइड, ये सिक्रीशन हो गया। गोल्गी बॉडी पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल। गोल्गी बॉडी सिक्रीशन करती है या बनाती है सिक्रेटरी वेसिकल। ये सिक्रेटरी वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाती है और इसके अंदर जो भी सिक्रेटरी प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो सेल के बाहर चली जाती हैं। ये आया 2025 में लिखा है, 18 में भी 25 में भी। तो मेन फंक्शन गोल्गी बॉडी का क्या है? पैकेजिंग। मेन फंक्शन गोल्गी बॉडी का है पैकेजिंग। तो कह रहा कि जो भी चीजों को, ये मटेरियल को ये पैक करती है गोल्गी बॉडी। तो 2 तरह के कॉमन पैकेट देखने को मिल रहे हैं। कुछ पैकेट्स ऐसे हैं जो इंट्रासेल्युलर टारगेट्स के लिए हैं, जैसे लाइसोसोम, ये सेल के भीतर रह के कार्य करते हैं, इंट्रासेल्युलर। और कुछ ऐसे पैकेट्स हैं जो सेल के बाहर सिक्रीट हो जाते हैं, जैसे सिक्रेटरी वेसिकल। सिक्रेटरी वेसिकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाती है और जो भी सिक्रीशन है वो बाहर चला जाता। मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द ईआर। अरे जो वो मटेरियल जिनके पैकेट्स बनने हैं, वो मटेरियल जिनके पैकेट बनने वो कहां से आ रहा है? अरे ईआर से आ रही है ग्लाइकोप्रोटीन, ईआर से आ रही प्रोटीन और आरईआर से आ रही प्रोटीन, आरईआर से आ रही प्रोटीन, एसईआर से आ रहे हैं लिपिड। तो मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वो मटेरियल जिनके पैकेट बनना है वेसिकल्स के रूप में, ये मटेरियल कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम द ईआर। आरईआर से प्रोटीन, एसईआर से लिपिड्स आ रहे हैं, फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ गोल्गी apparatus। ये वेसिकल्स आरईआर से निकलती हैं वेसिकल्स जिनमें प्रोटीन है, एसईआर से भी निकलती है वेसिकल्स जिनमें लिपिड्स हैं। इनको ट्रांजिशन वेसिकल हमने लिखा है। क्या लिखा है? ट्रांजिशन वेसिकल।
ये कहां से फ्यूज कर रही हैं? फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी अपरेटस। ये गोल्गी अपरेटस के सिस फेज पे फ्यूज हो जाती हैं, जहां पर इनका मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटीन्स बन जाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स बन जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। और ये मैच्योरिंग फेज की तरफ जाते हैं, कॉनकेव साइड की तरफ, यहां पर इनके पैकेट्स बनते हैं। A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है वो कई तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं। इनका मॉडिफिकेशन होता है गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी में। कौन से फेज पर? सिस फेज पर। A number of proteins synthesized by the ribosome on the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो राइबोसोम है वो कई तरह की प्रोटीन बनाते हैं। RER, ये प्रोटीन क्या होती हैं? आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। ये गोल्गी बॉडी के सिस फेज पे मॉडिफाई होती हैं। ट्रांस फेज से बाहर निकलने से पहले ये सिस फेज पे इनका मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटीन्स बदल जाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स में लिपिड बदल जाते हैं। तो गोल्गी अपरेटस इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। गोल्गी बॉडी एक इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। और लिख लेना सिस फेज। कहां पर ये बन रहे हैं? सिस फेज पर। तो गोल्गी बॉडी के 4 फंक्शन हमको बता दो। पैकेजिंग तो मेन हो गया, फिर फॉर्मेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड दूसरा। तीसरा सिक्रीशन, सिक्रेटरी एक्टिविटीज में भाग लेती है, बहुत सारी चीजों का सिक्रीशन करती है। चौथा लाइसोसोम को बनाती है। किसको बनाती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम देखो, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वेसिकुलर थैली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए थैली जैसे स्ट्रक्चर हैं। वेसिकुलर हैं, गोल थैलियों जैसे होते हैं, गोल थैली को वेसिकुलर बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी अपरेटस। ये गोल्गी अपरेटस में पैकेजिंग से बनते हैं। ये गोल्गी अपरेटस में पैकेजिंग से बनते हैं। और गोल्गी बॉडी के कौन से साइड से निकलते हैं? ट्रांस या कॉनकेव साइड। कॉनकेव या ट्रांस फेज से निकलते हैं लाइसोसोम। ये खूब आया, सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा गया होगा मुझे लगता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल। एक लाइसोसोमल वेसिकल के अंदर क्या होता है? गोल गोल थैलियां होती हैं। Have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme. लाइसोसोम की वेसिकल्स के अंदर लगभग सभी प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम की वेसिकल के अंदर क्या पाए जाते हैं? इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। 40 से 50 तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल, एक लाइसोसोमल वेसिकल में क्या होगा? हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन, इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? वेरी रिच का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में सभी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, एक मेरे कहने से लिख लेना फॉस्फेटेसेस। ये एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। 40 से 50 तरह के होते हैं, हमने 4 ही लिखे यहां पे। ये एंजाइम एक्टिव रहते हैं एसिडिक पीएच पर, लगभग 5 के आसपास, अराउंड pH 5.6। इस पीएच पे बढ़िया काम करते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम एसिडिक पीएच पे बढ़िया काम करते हैं। तो इनको, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को एसिड हाइड्रोलेसेस भी कहते हैं। ये एसिडिक पीएच पे बढ़िया काम करते हैं तो इनको एसिड हाइड्रोलेसेस कहते हैं, या इनको हाइड्रोलेसेस भी कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एसिड हाइड्रोलेसेस, या इनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं। ये भोजन का पाचन करते हैं। ये एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं। जैसे लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम लाइसोसोम के पास हैं,
लाइपेजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीएजेस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, कार्बोहाइड्रेजेस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले, ये भी लिख लो न्यूक्लियसेस। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। एक और हमने लिखवा दिया फॉस्फेटेजेस। फॉस्फेटेजेस इसलिए लिखवाया क्योंकि ये मार्कर एंजाइम है। मार्कर का मतलब ये केवल लाइसोसोम के अंदर मिलता और कहीं नहीं मिलता, ये लाइसोसोम की पहचान है। फॉस्फेटेजेस केवल लाइसोसोम में पाए जाते हैं, ये मार्कर एंजाइम है। ये एंजाइम कौन सी पीएच पे बढ़िया काम करते हैं? ये एसिडिक पीएच पर 5.6 के आसपास ये बढ़िया काम करते हैं, तब इनको कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। ये सभी प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देंगे, प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, लाइपेजेस लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे और न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, गोल्गी बॉडी के कॉनकेव या ट्रांसफेज से निकलते हैं पैकेट के रूप में। इनके अंदर 40 से 50 विभिन्न कई तरह के 40 से 50 तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम एसिडिक पीएच पे बढ़िया काम करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, न्यूक्लियसेस और फॉस्फेटेसेस। लाइपेसेस लिपिड का डाइजेशन करेंगे, प्रोटीएसेस प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लियसेस डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करते हैं। चलो आगे देखते हैं। वैक्यूल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का आखिरी हिस्सा है वैक्यूल। एक बड़ी सी वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। यह प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो 90% वॉल्यूम को घेर लेती है। तो एक बड़ी सी वैक्यूल का पाया जाना कौन सी कोशिका का लक्षण है? प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। यह है वैक्यूल। वैक्यूल के चारों तरफ एक पतली सी मेम्ब्रेन है और इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा है उसे कहते हैं वैक्यूलर सैप। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा है इसको कहते हैं वैक्यूलर सैप। इसके अंदर पानी होता है, सबसे ज्यादा तो वाटर होता है। इसके अंदर पानी रहता है। पानी के अलावा इस वैक्यूल के अंदर इसमें ढेर सारा पोटेशियम होता है। क्या हम प्लांट वैक्यूल में जमा करते हैं? मैलिक एसिड। इसमें मैलिक एसिड भी होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। तो वैक्यूल के अंदर पानी है, वैक्यूल के अंदर पोटेशियम आयंस खूब होते हैं, वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड होता है कैम प्लांट्स के अंदर, वैक्यूल में एक्सक्रीटरी या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट भी होता है। लिख लेना, चाहो लिख लेना। वैक्यूल के अंदर एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन होता है। वैक्यूल के अंदर एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन भी होता है, पर्पल कलर का होता है। चुकंदर का रंग पर्पल होता है, चुकंदर एंथोसाइनिन के कारण चुकंदर पर्पल है। चलो आ जाओ पढ़ लेते हैं वैक्यूल। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्पेस है, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये प्लांट सेल में नजर आती है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्रोटोजोआ में छोटी छोटी वैक्यूल होती हैं, लेकिन बड़ी वैक्यूल प्लांट सेल में ही होती है। वैक्यूल के अंदर क्या है? वाटर है। वाटर का मतलब वाटर है, सैप है। सैप का मतलब कोई लिक्विड है। वाटर समझ लो, वैक्यूल के अंदर सैप होता है, सही को ही वैक्यूलर सैप कहते हैं।
उसमें वाटर है, वैक्यूल के अंदर है वैक्यूलर सैप, वैक्यूलर सैप के अंदर है वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और कुछ ऐसे मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर दी सेल। वैक्यूल के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपशिष्ट पदार्थ हैं। कैसे हैं? एक्सक्रीटरी है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो पौधों के लिए, सेल के लिए बेकार है। इसमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं? वैक्यूल के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, इनके अंदर टैनिन्स होते हैं, लेटेक्स होता है, रबर होते हैं, गम्स होते हैं, ये सब इसी के अंदर पाए जाते हैं, एल्कलॉइड्स वगैरह, ये सब एक्सक्रीटरी वेस्ट है। पौधों के लिए तो बेकार है लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है। ये सारे हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। पौधा इन्हें वैक्यूल से बाहर इसलिए नहीं निकाल पाता, पौधे के तो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। वैक्यूल के अंदर पौधे के अपशिष्ट पदार्थ एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, लेकिन पौधा इन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल पाता? क्योंकि पौधे में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहां है? पौधे में ऑर्गन सिस्टम तो होते ही नहीं, पौधे से बाहर नहीं निकाल पाता, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं पौधों के अंदर से। ये सब हमारे काम के हैं, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं। तो वैक्यूल के अंदर वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एंड अदर मटेरियल, और दूसरे अन्य पदार्थ हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और दूसरे अन्य पदार्थ नॉट यूजफुल फॉर दी सेल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, यानी पौधे के लिए बेकार है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है। वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन से घिरी है, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, पतली मेम्ब्रेन होती है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल इतनी बड़ी होती है कि सेल का 90% वॉल्यूम घेरती है। सेल का कितना एरिया घेर लेती है? सेल का 90% वॉल्यूम घेर लेती है, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किनारे भाग जाता है। प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किनारे आ जाता है, पेरिफेरल। इतनी बड़े साइज की वैक्यूल है, सेल का कितना वॉल्यूम घेरती है? 90%। अब देखो सवाल ये आएगा, वैक्यूल एक विशेष प्रकार, टोनोप्लास्ट एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन है। टोनोप्लास्ट एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन क्यों है? ये बहुत सारे आयंस और दूसरे पदार्थों को, ये बहुत सारे आयंस और दूसरे पदार्थ, ये बहुत सारे आयन और दूसरे पदार्थों को साइटोप्लाज्म से उठा के अपने अंदर जमा कर लेती है। बहुत सारे आयंस और दूसरे पदार्थों को कहां से उठाती है? साइटोप्लाज्म से उठा करके अपने अंदर जमा कर लेती है। इसीलिए वैक्यूल की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है, ये हमेशा हाइपरटोनिक होती हैं, इनकी सांद्रता हमेशा ज्यादा होती है। ये बहुत सारे पदार्थों और आयंस को साइटोप्लाज्म से उठा के अपने अंदर जमा करती हैं, लेकिन लाती हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बहुत सारे आयंस और दूसरे पदार्थों को कैसे ला रही हैं? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? यहां सांद्रता कम है, यहां सांद्रता ज्यादा है, कम से ज्यादा सांद्रता की ओर ला रही है। यहां पोटेशियम आयन कम है, यहां पोटेशियम आयन ढेर सारे हैं। वैक्यूल में ढेर सारे पोटेशियम आयन हैं। पोटेशियम आयन साइटोप्लाज्म में कम है, वैक्यूल के अंदर ज्यादा है, फिर भी ये साइटोप्लाज्म से उनको उठा के अपने अंदर जमा कर लेती है। तो इसीलिए वैक्यूल की सांद्रता हमेशा ज्यादा होती है। वैक्यूल्स हमेशा हाइपरटोनिक होती। कैसी होती है? ये आ सकता है। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट, पौधों में टोनोप्लास्ट किसमें मदद करती है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल। ये टोनोप्लास्ट ढेर सारे आयंस और दूसरे पदार्थों को कैसे लाती है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये साइटोप्लाज्म से उठाती है, कम सांद्रता से अधिक की ओर लाती है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इनको वैक्यूल के अंदर जमा कर लेती। तो बहुत सारे पदार्थों को और पोटेशियम आयन को
ये साइटोप्लाज्म से उठा करके अपने अंदर जमा कर लेती है। इसीलिए वैक्यूल की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है। ये कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा की ओर ला रही है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। Hence their concentration is higher in the vacuole than in the cytoplasm. इसलिए इन आयंस और दूसरे पदार्थों की कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर हमेशा ज्यादा होगी साइटोप्लाज्म की तुलना में, क्योंकि बहुत सारे आयंस और पदार्थों को ये साइटोप्लाज्म से उठा के वैक्यूल के अंदर जमा कर देती है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन है, ये फैसिलिटेट यानी मदद करती है, ये बहुत सारे आयंस का ट्रांसपोर्ट और दूसरे पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कम सांद्रता से ज्यादा की ओर ले जा रही। साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन कम है, वैक्यूल में कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिर भी ये साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में ले आती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसीलिए आयंस और इन मटेरियल्स की जो कंसंट्रेशन है तो वो वैक्यूल में हमेशा ज्यादा मिलेगी। ये तो हो गई प्लांट की वैक्यूल। कुछ एनिमल्स में भी वैक्यूल होती है, लेकिन छोटी छोटी। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित रखना ऑस्मो रेगुलेशन है, और एक्सेस पानी को बाहर निकाल देना एक्सक्रीशन है। तो अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। बहुत सारे प्रोटिस्ट हैं, जैसे अमीबा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्ट कहते हैं। इनके शरीर में बनती है फूड वैक्यूल, खाद्य धानी। भोजन के अंदर जाने से फूड वैक्यूल बनती है अमीबा में। अमीबा जो कि एक प्रोटिस्ट है। इन मेनी प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। भोजन के अंदर जाने से प्रोटिस्ट जैसे अमीबा में फूड वैक्यूल बनती है। तो तीन तरह की वैक्यूल पड़ी। एक तो प्लांट की सैप वैक्यूल, जिसमें सैप होता है। प्लांट की बड़ी सी वैक्यूल पढ़ी तुमने, अमीबा की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और अमीबा में फूड वैक्यूल भी होती है। फूड वैक्यूल भोजन के अंदर जाने से बनती है। अगर सॉलिड फूड है तो इसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर लिक्विड फूड है तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। दोनों को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर अंदर भोजन जा रहा एंडोसाइटोसिस, और अंदर जाके बन जाती है फूड वैक्यूल। लेकिन अंदर जो भोजन जा रहा अगर सॉलिड है तो ऐसी एंडोसाइटोसिस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और लिक्विड भोजन है तो ऐसी एंडोसाइटोसिस को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। मत याद करो, इतना ही देख। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपका हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। चलो हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, अनेक को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है, एक वचन, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रियन। और बहुत सारे को माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, जब तक इन्हें रंगा नहीं जाता, आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप में आसानी से नजर नहीं आते। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखना चाहते हो तो सेल को रंगना पड़ेगा, तभी ये नजर आते हैं। रंगने के लिए हम लोग यूज करते हैं जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन नाम की डाई है, वाइटल डाई है। वाइटल डाई वो होती है जिनसे रंगने के बाद सेल की डेथ नहीं होती, सेल मरती नहीं है, वाइटल डाई है। माइटोकॉन्ड्रिया भी जिंदा रहेगा।
तो अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, जब तक के विशेष डाई से रंगा नहीं जाता, ये माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आते, तो इनको देखना चाहते तो रंगना पड़ेगा। कौन सी डाई यूज करोगे? जेनस ग्रीन, जो कि एक वाइटल डाई है। वाइटल डाई का मतलब इससे रंगने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितना होंगे ये भिन्न भिन्न है। ये निर्भर करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। जो सेल ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव हैं, जो ज्यादा काम कर रही हैं, उनको ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, और जो सेल्स कम एक्टिव हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है। जैसे हमारी स्केलेटल मसल सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स में कम होते हैं। तो जो सेल्स फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊर्जा, यानी एटीपी बनाते हैं। तो जो सेल फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हैं, और जो लेस एक्टिव है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम है ऊर्जा बनाना। तो वो सेल ज्यादा एक्टिव होंगी, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होंगे उनमें ज्यादा ऊर्जा बनेगी, वो ज्यादा बढ़िया से काम करेंगी, वो फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे शेप होते हैं। दो कॉमन शेप है, सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल। सॉसेज कुछ ऐसा होता है, ये सॉसेज हो गया, और सिलिंड्रिकल ऐसे हो गया, बेलनाकार। दो कॉमन शेप है। सॉसेज आते हैं ना मीट के, अरे अंग्रेज लोग खाते हैं इस तरह के, सब पैकेट बन के इसे गोल गोल केले की तरह पैक कर देते हैं, फिर बाद में काट काट के खाते हैं, सॉसेजेस। तो या तो इनका शेप सॉसेज के आकार का है, या कैसा है? बेलनाकार, सिलिंड्रिकल। ये कॉमन शेप है। लंबाई चौड़ाई देख लो, डायामीटर इनका कितना है? डायामीटर है 0.2 से 1। एवरेज ले लो, एवरेज इनका डायामीटर है 0.5 माइक्रोमीटर। और लेंथ ले लो, लंबाई होती 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। चौड़ाई यानी डायमीटर 0.2 से 1 का मतलब एवरेज है 0.5, और लंबाई है 1 से 4.1। 1 से 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं। चलो डायग्राम सिखा देते हैं। बहुत तेजी से बना, चलो इतना पहले याद करो। जब तक कि इनको कोई विशेष डाई से रंगा नहीं जाता तो आसानी से नजर नहीं आते। रंगने के लिए हम लोग जेनस ग्रीन भी यूज करते हैं, जेनस ग्रीन जो कि एक वाइटल डाई है। कितने माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर होंगे निर्भर करता है सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। जो सेल ज्यादा एक्टिव होंगे उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। दो कॉमन शेप बताओ, सॉसेज और सिलिंड्रिकल। डायमीटर चौड़ाई कितनी है? 0.5 एवरेज, 0.5 माइक्रोमीटर, और लंबाई 1 से 4.1, 1 से 4.1 होती है। चलो ये सॉसेज बना है, कौन सा शेप्ड है? ये सॉसेज बना हुआ है। चलो इसी में समझा देते हैं, क्या बता दें? चलो बता देते हैं जल्दी से, इसमें जल्दी बन जाएगा। तुम फोटो लेना, सिर्फ बनाने के चक्कर में ना पड़ना। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये कैसा ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया एक दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ अंगिका है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इन दो मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की
जो ल्यूमेन है वो दो कमरों में बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ, ये हमने सिलिंड्रिकल बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में दो कमरे तैयार हो जाते हैं। एक कमरा जो पतला पतला इधर चल रहा है, ये वाला, ये आईएमएस कहलाता है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और अंदर वाला कमरा ये मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन की वजह से, इन दो मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा यानी ल्यूमेन दो कमरों में बढ़ जाती है। बाहर की तरफ वाला कमरा आईएमएस और अंदर की तरफ वाला कमरा मैट्रिक्स कहलाता है। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, ये इसमें छेद होते हैं बड़े बड़े, ये पोरस और परमिएबल होती है, इसमें छेद होते हैं और ये परमिएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है, लेस और सेलेक्टिवली परमिएबल है। जिन चीजों का चयन कर लेगी उन्हीं को ही ले जाएगी। तो इनर मेम्ब्रेन लेस या सेलेक्टिवली परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन पोरस, क्या लिखते चले जा रहे, बोल भी नहीं रहे हो, सब आगे का हम सोच रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन पोरस या परमिएबल है और इसके पर एंजाइम होते हैं, इसके पर दो एंजाइम्स होते हैं। कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे मोनोअमीन ऑक्सीडेज, कुछ एंजाइम हमने एक का नाम लिख दिया मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ये आउटर मेम्ब्रेन पे एंजाइम रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पोरस या परमिएबल होती है और इस पे एक एंजाइम रहता है। एंजाइम का नाम एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है कि हर एक मेम्ब्रेन के अपने एंजाइम होते हैं। इसका एंजाइम एक ही लिख लो, मोनोअमीन ऑक्सीडेज। इनर मेम्ब्रेन लेस या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल पोरस या परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है, लेस और सेलेक्टिवली परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन लेस और सेलेक्टिवली परमिएबल है और इस पे भी एंजाइम होते हैं, इसके मार्कर एंजाइम है जिनसे इनकी पहचान होती है। इनर मेम्ब्रेन के मार्कर एंजाइम, इसके एंजाइम है जिससे इसकी पहचान होती है, वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इनर मेम्ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है, ये इनर मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर मुड़ जाती है, फोल्ड बनाती, इन फोल्ड को क्रिस्टा या क्रिस्टी कहते हैं। एक को क्रिस्टा, अनेक को क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ करके जो फोल्ड्स बनाती है, इन फोल्ड्स को क्रिस्टा या क्रिस्टी कहते हैं। तो इसे इनर मेम्ब्रेन पर क्रिस्टा या क्रिस्टी पाए जाते हैं। क्रिस्टी अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ये करते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया, ये अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो फिर से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के दो कॉमन शेप, सॉसेज और सिलिंड्रिकल। माइटोकॉन्ड्रिया का औसत चौड़ाई या डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर और लंबाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। इन दो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो गुहा है ल्यूमेन, वो दो कमरों में बढ़ जाती। बाहरी कमरा पतला वाला आईएमएस और भीतरी कमरा मैट्रिक्स कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस या परमिएबल है, इस पे एक एंजाइम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल है और एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ के बनाती है फोल्ड्स, इनको क्रिस्टा या क्रिस्टी कहते हैं, जो अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इस क्रिस्टा या क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट जैसे पार्टिकल होते हैं। इनर मेम्ब्रेन कह लो या क्रिस्टा या क्रिस्टी के ऊपर कह लो,
क्रिस्टा या क्रिस्टी के ऊपर कुछ टेनिस के रैकेट जैसे पार्टिकल हैं, इन्हें F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। इन्हें F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स कहते हैं और यही एटीपी बनाते हैं। दे फॉर्म एटीपी, ये एटीपी बनाते हैं ये बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए ये F1 पार्टिकल बनाते हैं एटीपी। तो F1 पार्टिकल क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं, ये एटीपी बनाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ करके क्रिस्टी बना रही है। क्रिस्टी अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। क्रिस्टी के ऊपर या इनर मेम्ब्रेन के ऊपर टेनिस खेलते हैं ना, टेनिस के रैकेट जैसे कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इन्हें F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं और ये एटीपी बनाते हैं एक प्रक्रिया के द्वारा। इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं या ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ETS। मैट्रिक्स के अंदर आओ, ये मैट्रिक्स अंदर का कमरा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए होता है वो सिंगल होता है, 1 सर्कुलर होता है, गोल, इसका कोई सिरा नहीं है, 2 धागे का बना है, डीएनए 2 धागे का बना है, डबल स्ट्रैंडेड। और ये जो डीएनए है बिल्कुल प्रोकैरियोट्स के जैसा है। ये क्या हो गया? बाज नहीं आएंगे हम भी तो। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन है? 2। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इस 2 मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में कितने कमरे बन जाते हैं? 2 कमरे बन जाते हैं। बाहर वाला कमरा क्या कहलाता है? बाहर वाला कमरा IMS है और भीतर वाला कमरा मैट्रिक्स कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की ल्यूमेन 2 कमरों में बट गई। आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करें, ये पोरस या परमिएबल होती है, पोरस या परमिएबल है और इस पे एक एंजाइम पाया जाता है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज। एंजाइम होता मोनोअमीन ऑक्सीडेज। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है? इनर मेम्ब्रेन लेस और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इस पर 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं। इनर मेम्ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर मुड़ जाती है। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ करके क्रिस्टा या क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टा या क्रिस्टी अंदर के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, अंदर के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। मैट्रिक्स के अंदर इस क्रिस्टा या क्रिस्टी के ऊपर कुछ टेनिस के रैकेट जैसे पार्टिकल्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन कह लो या क्रिस्टा कह लो, इसके ऊपर कुछ टेनिस के रैकेट जैसे पार्टिकल्स होते हैं। इनको F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। यहां पे चलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये एटीपी बनाते हैं, फॉर्म एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये एटीपी बनाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या कह लो ETS के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उसका एक डीएनए होता है, डीएनए सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, 2 धागे का बना है,
डबल स्ट्रैंडेड है, बिल्कुल ऐसा ही डीएनए कहां होता है, सिमिलर टू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की तरह डीएनए होता है। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बिल्कुल प्रोकैरियोट्स के जैसा होता है, बैक्टीरिया जैसा होता है। डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए होता है, आरएनए के ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं। आरएनए एक धागे का बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ढेर सारे आरएनए होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम 70s टाइप के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में छोटे वाले राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल प्रोकैरियोट की तरह। कौन से वाले राइबोसोम होते हैं, 70s, लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तरह 70s राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसमें एंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल के, एक को छोड़ के, ये वाला भी क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, ये मेम्ब्रेन से चिपक गया जाके नालायक। एक को छोड़ करके क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ करके। फोटो ले लो, हो गया। कर ले जाओगे कि फिर से एक बार बताएं, पढ़ लेते हैं एक बार। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फिशन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय 1 से 2 हो जाता, 2 से 4, फिशन के द्वारा। किसकी तरह, लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तरह। तो 3 कैरेक्टर माइटोकॉन्ड्रिया के बताओ जो बैक्टीरिया जैसे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए बिल्कुल बैक्टीरिया के जैसा है, इसके राइबोसोम बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह है 70s, और ये डिवाइड कर रहा है फिशन के द्वारा बैक्टीरिया की तरह। तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया से काफी मिलता जुलता है, काफी चीजें समान है। इसका डीएनए बैक्टीरिया जैसा, राइबोसोम बैक्टीरिया जैसा, और डिवीजन भी करता है बैक्टीरिया की तरह, डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाता फिशन के द्वारा। ले लिया, हटाओ पढ़ लो। Each mitochondrion is डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। 2024 का। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। अपने डायग्राम में देखना, द 2 मेम्ब्रेन डिवाइड्स इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। इन 2 मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो गुहा है, गुहा ल्यूमेन, 2 स्पष्ट कमरों में बढ़ जाती है। इनमें पानी भरा होता, हवा नहीं होती, एक्वस कंपार्टमेंट है। कैसे है, एक्वस कंपार्टमेंट है। इन 2 मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की ल्यूमेन 2 एक्वस कंपार्टमेंट, 2 पानी से भरे कमरों में बट जाती है। इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस। अंदर का जो कंपार्टमेंट है वो घना, एक समान, एक जैसी सांद्रता वाले पदार्थ से भरा है। अंदर का जो कंपार्टमेंट जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसके अंदर डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस है, काफी पदार्थ भरा है और एक समान लिक्विड है। मैट्रिक्स में काफी चीजें हैं, डेंस है और एक समान है इसकी सांद्रता चारों तरफ, होमोजीनियस है। कैसा है, होमोजीनियस है। द आउटर कंपार्टमेंट इज, बाहर वाला कमरा पतला है और बाहर वाले कमरे को कहते हैं आईएमएस, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी और क्रिस्टा। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ करके क्रिस्टी या क्रिस्टा बनाती है। एक को क्रिस्टा कहते हैं, अनेक को
क्रिस्टी 19 में, 21 में, 24 में, 25 में लगातार आया। एंजाइम्स और ईटीएस आर प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, ये वहां पढ़ाएंगे लेकिन यहां भी याद कर लो रेस्पिरेशन में। इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम्स पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स होते हैं, ईटीएस के। मैट्रिक्स में एंजाइम होते हैं क्रेब्स साइकिल के, एक एंजाइम को छोड़ दिया जाए, सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को छोड़ के। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्रिस्टी अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, दोनों मेम्ब्रेन के अपने विशेष एंजाइम होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन का हमने लिखवाया मोनोअमीन ऑक्सीडेज, इनर मेम्ब्रेन के दो एंजाइम्स लिखवा दिए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। मैट्रिक्स के अंदर द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, दोनों मेम्ब्रेन के अपने अपने एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों में से संबंधित हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से रिलेटेड हैं, उनके कार्यों में मदद करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए है, बिल्कुल बैक्टीरिया के जैसा, एक होता है सर्कुलर और छोटा डीएनए। अ फ्यू आरएनए के मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स हमने बताया, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक धागे से बना होता है। राइबोसोम में 70s टाइप के राइबोसोम क्या है, एंड ऑल द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और मैट्रिक्स के अंदर वो सारी चीजें होती हैं, वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए अपनी सारी प्रोटीन नहीं बना पाता, इसके मैट्रिक्स के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, प्रोटीन बनाता है डीएनए। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए छोटा है, ये सारी प्रोटीन नहीं बना पाता, सेमी ऑटोनॉमस है। कैसा है, सेमी ऑटोनॉमस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी सारी प्रोटीन नहीं बना पाता, इसका डीएनए छोटा है, थोड़ी प्रोटीन बना लेता, बाकी की प्रोटीन के लिए इसको न्यूक्लियस के डीएनए पर निर्भर रहना पड़ता है। फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन इट हैज टू डिपेंड ऑन न्यूक्लियर डीएनए, बाकी प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियस के डीएनए की मदद लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो कैसा, ऑटोनॉमस, पूरी प्रोटीन बना लेता है या थोड़ी सेमी ऑटोनॉमस है। इसके पास प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए भी है, प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए भी चाहिए, और प्रोटीन को बनाने के लिए राइबोसोम, तीनों चाहिए। इसके पास प्रोटीन को बनाने वाली पूरी मशीनरी है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम तीनों होता है, इनकी मदद से प्रोटीन बनाता है। ये तीनों मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन सारी नहीं बना पाता। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए चूंकि छोटा, कम जीन्स होते हैं, तो ये सारी प्रोटीन नहीं बना पाता, सेमी ऑटोनॉमस है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फिशन के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है। फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करता है, ये वो जगह है एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीश्वसन, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की एनर्जी बनाते एटीपी के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एनर्जी बनाते एटीपी के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये कोशिका के बिजली ग्रह है, ये कोशिका के पावर हाउस, बिजली ग्रह है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह है, यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये एनर्जी बनाता है एटीपी के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। देख डालो, नीचे देख रहे हो, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में, आउटर हटा दो तो इनर दिख रही है, दोनों के बीच में आईएमएस है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर और इनर के बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, अंदर मैट्रिक्स है, अंदर क्या है, मैट्रिक्स है। इन्होंने F1 पार्टिकल नहीं दिखाया, वो हमने बता दिया। क्रिस्टी है, क्रिस्टी है, सब क्या है, क्रिस्टी के ऊपर क्या है, F1, क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट जैसे F1 पार्टिकल है, यही एटीपी बनाते हैं ईटीएस के द्वारा,
या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। चलो प्लास्टिड्स आते हैं। प्लास्टिड्स को हिंदी में लवक कहते हैं, लवक। प्लास्टिड्स को हिंदी में लवक कहते हैं, लवक। इसमें 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। ये सभी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और यूग्लिना जैसे एनिमल्स में भी होते हैं। देखो, ग्रीन प्लांट सेल्स के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट होंगे और जो नॉन ग्रीन है उसमें ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। उसमें क्या होंगे? ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड हर एक सेल के अंदर होते हैं। किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट होंगे, किसी में क्रोमोप्लास्ट होंगे, किसी में ल्यूकोप्लास्ट होंगे, हर एक सेल में होंगे। और यूग्लिना जैसे एनिमल्स में भी होते हैं। यूग्लिना जैसे एनिमल्स को हम यूग्लिनोइड्स कहते हैं। यूग्लिना जैसे एनिमल्स कहलाते हैं यूग्लिनोइड्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं, तो इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। माइक्रोस्कोप में बहुत आसानी से नजर आते हैं क्योंकि ये काफी बड़े होते हैं। माइक्रोस्कोप में आसानी से दिख जाते हैं ये क्योंकि काफी बड़े होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़े हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है ये अंडरलाइन करना, टाइप ऑफ पिगमेंट। प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, प्लास्टिड को 3 हिस्से में बांट दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन ये तीनों प्लास्टिड एक दूसरे में बदल सकते हैं। ऑल द 3 प्लास्टिड्स आर, ये तीनों प्लास्टिड्स एक दूसरे में बदल सकते हैं, आर इंटर कन्वर्टेबल। ये तीनों प्लास्टिक एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे आलू में क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। आलू तो रंगहीन होता है, ल्यूकोप्लास्ट में कलर नहीं होता। आलू में ल्यूकोप्लास्ट है, लेकिन हरा आलू भी तो हो जाता है। अरे भैया, आलू हरा नहीं हो गया तो ल्यूकोप्लास्ट किस में बदल गया? क्लोरोप्लास्ट में बदल गया। हरी मिर्च में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और ये लाल मिर्च में बदल गई क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। ये तीनों प्लास्टिड एक दूसरे में बदल सकते हैं। ऑल द 3 प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल। ये तीनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। अरे गाजर में शुरू में रंग नहीं होता, जब बहुत छोटी होती है उसमें ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। बाद में ऑरेंज कलर की हो जाती है, क्रोमोप्लास्ट। हरा टमाटर क्लोरोप्लास्ट, लाल टमाटर में बदल गया क्रोमोप्लास्ट। आलू सफेद था, ल्यूकोप्लास्ट। हरे आलू में कन्वर्ट हो गया, आलू हरा हरा हो जाता, कहते मत खाना जहर हो गया, तो वो क्लोरोप्लास्ट में बदल गया। हरी मिर्च क्लोरोप्लास्ट, लाल मिर्च। तो ये प्लास्टिड एक दूसरे में बदल सकते हैं। ऐसा शिम्पर ने कहा था। शिम्पर ने 3 तरह के प्लास्टिड रिपोर्ट किए थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं। हरित लवक कौन से प्लास्टिड हैं? ग्रीन वाले। कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। इनमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, विच ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। कैरोटीनॉइड 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं इनमें 2 चीजें होती हैं, कैरोटीन्स प्लस। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। क्लोरोफिल्स आर डिसॉल्व्ड इन, क्लोरोफिल घुल जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, लाइक एसीटोन अल्कोहल, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें घुल जाते हैं।
जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल हैं, आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, जबकि इससे पहले एंथोसाइनिन बताया था वो वाटर सॉल्युबल है। कैसा है? वाटर से, पानी में, चुकंदर काटते ना पानी में घुल जाता है एंथोसाइनिन। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पिगमेंट्स के नाम बताओ, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल जो है ये घुल जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म। कैरोटीनॉइड्स फैट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये दोनों ही पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। हो गया? बता रहा हूं। ये तो क्लोरोप्लास्ट हुआ। क्रोमोप्लास्ट पे आते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स दोनों होते हैं। इसमें केवल कैरोटीनॉइड है जो फैट में घुलते हैं, अभी लिखवाया हमने। कैरोटीनॉइड्स दो चीजों से मिलकर बने हैं। कैरोटीनॉइड्स के अंदर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स के अंदर कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। क्रोमोप्लास्ट की वजह से पौधे के भागों को पीला, नारंगी, लाल कलर मिलता है। अरे भैया बैगन बैगनी है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। फूलों के रंग रंग बिरंगे हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन हो गया कीड़ों को आकर्षित करना पॉलिनेशन के लिए। अरे रंग बिरंगे फूल होते हैं, इन रंग बिरंगे फूलों में कौन से प्लास्टिड हैं? क्रोमोप्लास्ट हैं, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए ताकि पॉलिनेशन हो सके। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस होते हैं, इनमें कलर नहीं होता। ऑफ वेरिड शेप एंड साइजेस, इनके आकार प्रकार अलग तरह के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनके आकार प्रकार अलग अलग तरह के होते हैं। ये तमाम चीजों को जमा करते हैं, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, ये तमाम चीजों को जमा करते हैं। जब ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को जमा करते हैं तो उन्हें अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। आलू में होते हैं, आलू में स्टार्च होता है, आलू के ल्यूकोप्लास्ट क्या जमा करते हैं? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च जमा करते हैं उनको अलग नाम दिया गया, उनको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो फैट, ऑयल और फैट जमा करते हैं तुम्हें उन्हें इलायोप्लास्ट कहते हैं। और ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को जमा करते हैं उनको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, ये तमाम चीजों को जमा करते हैं। कौन सी चीज को जमा कर रहे हैं इसके आधार पे इनके अलग अलग नाम होते हैं। अगर ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जमा करते हैं तो उन्हें अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, जैसे आलू में। यदि ऑयल और फैट जमा करते हैं तो इलायोप्लास्ट बोलते हैं, और यदि प्रोटीन जमा करते हैं तो इन्हें एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल दिया गया है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी सी डिटेल दी गई है और वो हम तुमको जल्दी से समझा देते हैं। डायग्राम है इसमें दिया दो, इसमें है डायग्राम, चलो है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़े होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़े हैं। क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे शेप होते हैं। ये लेंस शेप्ड होते हैं, डिस्क्वायर्ड होते हैं, ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं, कप शेप्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं। हमने एल्गी में कुछ एक आध शेप लिखवाए, बहुत सारे शेप होते हैं। जब बायोलॉजिकल वो प्लांट किंगडम पढ़ा रहे थे तो बताया था। तो क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे शेप्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, इसमें भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर हो गई। क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को घेरे हुए है, इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को घेरे उसे स्ट्रोमा कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को घेरे है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं,
सबसे कॉमन शेप लिखे हुए, लेंस शेप वगैरह लिखा ऊपर, पढ़ लेना। डिस्क शेप, ये डिस्क के आकार का है, लेंस शेप, डिस्क शेप। एल्गी में तो तरह तरह के शेप होते हैं। क्लेमाइडोमोनास में कप शेप याद आ रहा होगा, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल याद आ रहा होगा, यूलोथ्रिक्स में गर्डेलिया सी शेप्ड है, यूलोथ्रिक्स में गर्डेलिया सी शेप्ड है। तो यहां पर एक क्लोरोप्लास्ट बना रखा है। क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर। इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को घेरे है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर कुछ चपटी चपटी थैलियां पाई जाती हैं। ये चपटी चपटी थैलियां हैं जो मेम्ब्रेन से घिरी हैं। इन चपटी चपटी थैलियों को थाइलाक्वाइड कहते हैं। इन चपटी चपटी थैलियों को थाइलाक्वाइड कहते हैं। और इन थाइलाक्वाइड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। थाइलाक्वाइड एक थैली जैसी होती है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन। इसमें से हमने एक निकाल लिया, एक थाइलाक्वाइड बाहर निकाल लिया। तो स्ट्रोमा के अंदर थाइलाक्वाइड्स पाई जाती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई थैली जैसी हैं। अंदर ल्यूमेन भी होती है, अंदर एक गुहा भी होती है। थाइलाक्वाइड के अंदर एक ल्यूमेन भी होती है। लेकिन ये थाइलाक्वाइड तुम यहां देखो एक दूसरे पर सिक्के की तरह रखी हुई हैं, गट्ठर बना रही हैं। ये जो थाइलाक्वाइड एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, गट्ठर बना रही हैं, इस गट्ठर को ग्रेनम कहते हैं। इस गट्ठर को क्या कहते हैं? ग्रेनम। और दो ग्रेनम को जोड़ रही है स्ट्रोमा लेमेली। दो ग्रेनम को जोड़ रही है, देखो ये ग्रेनम ये हो गया, ग्रेनम ये, दो ग्रेनम को जोड़ रही है स्ट्रोमा लेमेली। तो क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को चारों तरफ से घेरे हुए है वो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर चपटी मेम्ब्रेन से घिरी हुई थैलियां हैं। इन थैलियों को थाइलाक्वाइड कहते हैं। वो थाइलाक्वाइड जो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, स्टैक्ड हैं, गट्ठर बना रहे हैं, उनको ग्रेना थाइलाक्वाइड्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ग्रेना थाइलाक्वाइड्स। ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, ये ग्रेना थाइलाक्वाइड एक दूसरे के ऊपर रखी हैं और क्या बना रही हैं? गट्ठर, स्टैक। इस स्टैक या गट्ठर को क्या कहते हैं? ग्रेनम। दो ग्रेनम को जोड़ रही स्ट्रोमा लेमेली, इसको स्ट्रोमा थाइलाक्वाइड भी कह सकते हो। स्ट्रोमा लेमेली कह लो या स्ट्रोमा थाइलाक्वाइड भी कहते हैं। चलो हो गया। स्ट्रोमा थाइलाक्वाइड पे चलती है लाइट रिएक्शन। थाइलाक्वाइड पे क्या चलती है? थाइलाक्वाइड पर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन। तो थाइलाक्वाइड पर फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन चलती है? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस पे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन चलती है थाइलाक्वाइड। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट में जबरदस्त डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा। थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पर चलती है, यहां पे चलती है लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में चलती है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में चलती है डार्क रिएक्शन। फोटो ले लो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, सारे पॉइंट सेम है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आरएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। स्ट्रोमा के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए है, फ्यू आरएनए के मॉलिक्यूल हैं। स्ट्रोमा के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए है, कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल हैं और 70s राइबोसोम है। इसका भी डीएनए सारी प्रोटीन तो बना नहीं पाता, तो यह भी कैसा है? सेमी ऑटोनॉमस है। सारी प्रोटीन नहीं बना पाता, छोटा डीएनए है, तो ये डीएनए इसका सेमी ऑटोनॉमस है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कुछ प्रोटीन तो अपनी बना लेता है, बाकी की प्रोटीन के लिए इसको न्यूक्लियर डीएनए पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये सेमी ऑटोनॉमस है। तो और ये भी डिवाइड करता है फिशन के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट कैसे डिवाइड करता है? बिल्कुल वैसे ही, डिवाइड्स बाय फिशन। ये भी फिशन के द्वारा डिवाइड करता है। तो बैक्टीरिया, सुन लो,
बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में तीन कैरेक्टर कॉमन है। क्या होगा तीनों कैरेक्टर? दोनों के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए है जो 2 धागे से बना है, डबल स्ट्रैंडेड है। दूसरा तीनों में 70s राइबोसोम है और तीनों डिवाइड करते हैं फिशन के द्वारा। फिशन को एमाइटोसिस भी कहते हैं। फिशन को, ये माइटोसिस नहीं है, ये एमाइटोसिस है। ये कैरेक्टर बैक्टीरिया जैसे हैं। एमाइटोसिस में स्पिंडल नहीं बनता। पढ़ ले, फोटो ले लिया, चलो। क्लोरोप्लास्ट, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन दी मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। ये अभी पढ़ा तुमने थोड़े समय पहले। ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट तुम्हें कहां मिलेंगे? पत्ती की मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। इनके शेप बहुत तरह के, ये लेंस शेप भी है, ओवल भी है, स्फेरिकल भी है, डिस्क्वायड भी है, रिबन जैसे। कुछ एल्गी में हमने बताए थे, वो याद कर लेना कौन कौन से शेप है। ये जो बना है ये डिस्क जैसा लग रहा है, कॉमन शेप है। लेंस शेप ये सब याद रखें, सब कॉमन शेप है। साइज इसका बड़ा है, 5 से 10 माइक्रोमीटर चौड़ा है और 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबा है और 2 से 4 माइक्रोमीटर चौड़ा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया 0.5 माइक्रोमीटर चौड़ा था, ये 2 से 4 है, बड़ा हो। माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 4.1 है, लंबा था, ये 5 से 10 है। माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 4.1 लेंथ, ये 5 से 10। माइटोकॉन्ड्रिया 0.5 विड्थ का मतलब चौड़ाई, वो 0.5 था उसका डायमीटर, और ये क्या है? ये 2 से 4 माइक्रोमीटर बड़ा है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ क्लेमाइडोमोनास टू ए ग्रीन एल्गा। क्लेमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एल्गा, इसकी एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लेमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एल्गा है, इसकी एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि मीजोफिल सेल में 20 से 40 होते हैं। एक मीजोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट हैं? 20 से 40 होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करती है। जो ज्यादा एक्टिव सेल होगी उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये याद है। यहां पर क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, इसमें एक होता है एक सेल में, और मीजोफिल सेल में 20 से 40 होते हैं। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये 2 मेम्ब्रेन से बने हैं, और इसमें भी इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था। ये याद करना, ये आया हुआ है 2024 में। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन चारों तरफ से जिस स्पेस को घेरे हुए है, इनर मेम्ब्रेन चारों तरफ से जिस स्पेस को घेरे है, इज कॉल्ड स्ट्रोमा, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को घेरे है, उस स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं, उस स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में चपटी चपटी मेम्ब्रेन से घिरी थैलियां हैं, इन्हें थाइलाकॉइड्स कहते हैं। स्ट्रोमा कंटेन्स फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक। स्ट्रोमा के अंदर चपटी चपटी मेम्ब्रेन से घिरी थैलियां हैं, इन्हें थाइलाकॉइड कहते हैं। और थाइलाकॉइड के बीच में ल्यूमेन भी होती है, वो भी याद रखना, आगे काम आएगा भी। ये थैलियों के बीच में गुहा भी होती है, ल्यूमेन भी होती है थाइलाकॉइड के बीच में। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक। थाइलाकॉइड एक दूसरे पर रखे हैं, गट्ठर बनाते हैं, लाइक पाइल्स ऑफ ए कॉइन, सिक्कों का ढेर। एक सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख देते हो ना, वैसे गट्ठर बनाती हैं। थाइलाकॉइड सिक्कों की तरह एक दूसरे पर रखी होती हैं और स्टैक यानी गट्ठर बनाती हैं। इस गट्ठर को ग्रेनम कहते हैं, एक से ज्यादा को ग्रेना बोलते हैं। और द इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, ये जो इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड जो शब्द आए यहां पर कुछ मिसिंग है, वो स्ट्रोमा लैमेली के लिए है, ये सही नहीं है। वो तो यहां तो ऐसा जाहिर हो रहा है जो थाइलाकॉइड ग्रेना बना रही है, गट्ठर बना रही है, वो ग्रेना थाइलाकॉइड है। जो थाइलाकॉइड गट्ठर बना रही, उनका नाम क्या रखा हमने? ग्रेना थाइलाकॉइड। लेकिन इनको इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड भी कह रहा है, लेकिन ये इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड ग्रेना थाइलाकॉइड नहीं है, ये स्ट्रोमा लैमेली है, वो है।
इंटर का मतलब दो ग्रेना के बीच में, दो ग्रेना के बीच में तो स्ट्रोमा लैमेली होती है, दो स्ट्रोमा लैमेली दो ग्रेना को जोड़ रही है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरग्रेनल। ये मैंने देखा छोटे बच्चों की किताबों में सही लिखा है, हमारी बच्ची पढ़ती है ना 7th में, उसकी किताब में लिखा है सब सही। वो हालांकि उनकी किताबों में बहुत गड़बड़ होता है, हम तो उसको बच्चे को पढ़ाते अपने बता देते, वो मैडम से पढ़ जाती जाके। बायो में हमारे बच्चे के जो हाई स्कूल में था 100 में 100, बायो में 100 में 100 था। अब छोटी वाली बच्ची हमारी 2 बेटी हैं, वो और तेज है उससे पढ़ने में, उसको जरा सा हम 3-4 दिन पढ़ाते हैं हफ्ते भर, बायो में सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, किसी में हो ना हो बायो में हाईएस्ट उसके क्लास में अक्सर, लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे इस दौरान, अभी थोड़ा कम पढ़ा रहा से, बहुत कम। मैथ्स तो वो दिन हमेशा पढ़ती रहती। तो ये ध्यान रखना, उसकी किताब में सही लिखा है इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड किसके लिए शब्द आया है, स्ट्रोमा लैमेली के लिए, लेकिन यहां तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रेना थाइलाकॉइड को कह रहा है इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। इंटर का मतलब दो ग्रेना के बीच में, और दो ग्रेना के बीच में क्या होती है, देखो दो ग्रेना, एक ग्रेना ये ग्रेना के बीच में क्या है, स्ट्रोमा लैमेली। ये एक्चुअल में इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड स्ट्रोमा लैमेली है, क्या है ये, लेकिन यहां पर ऐसा कह रहा है कि वो लग रहा है ग्रेना लैमेली है, जो एक दूसरे पर रखी गट्ठर बना रही है। गट्ठर को ग्रेनम कहते हैं एक को, और अनेक गट्ठर को ग्रेना कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेली कनेक्ट दी थाइलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना, दो अलग अलग ग्रेना के थाइलाकॉइड को जोड़ती है स्ट्रोमा लैमेली। ये फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल होता है, चपटा सा मेम्ब्रेन से घिरा ट्यूब है, एक चपटा मेम्ब्रेन से घिरा ट्यूब जैसा है स्ट्रोमा लैमेली, और ये दो ग्रेना लैमेली को जोड़ता है, सॉरी ये दो ग्रेना के ग्रेना थाइलाकॉइड को आपस में जोड़ता है। कनेक्ट दी थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, एक इधर ग्रेना है गट्ठर और एक इधर ग्रेना है गट्ठर, दोनों को जोड़ रहा है। इस ग्रेनम की थाइलाकॉइड को और इस वाले ग्रेनम की थाइलाकॉइड, इनको आपस में जोड़ रहा है स्ट्रोमा लैमेली। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एनक्लोज अ स्पेस, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर एक रिक्त स्थान है, एक स्पेस है, एक गुहा है, उसे ल्यूमेन कहते हैं। तो थाइलाकॉइड दो प्रकार के हैं अगर देखो कायदे से, एक वो थाइलाकॉइड जो एक दूसरे पर रखे हुए हैं सिक्कों के ढेर की तरह, वो ग्रेनम बना रहे हैं, और वो थाइलाकॉइड जो दो ग्रेनम को जोड़ रही है, दो ग्रेना को जोड़ रही है, वो स्ट्रोमा लैमेली है, और आप उसको स्ट्रोमा थाइलाकॉइड भी कह सकते हो, वो स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा थाइलाकॉइड है। ग्रेना थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर रखे ग्रेनम बना रहे हैं, और दो ग्रेनम को जोड़ रही स्ट्रोमा लैमेली, दो ग्रेनम को स्ट्रोमा लैमेली जोड़ रही, तो स्ट्रोमा लैमेली के लिए शब्द यूज कर सकते हो, वो इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड है। लेकिन यहां पर ये कैसा लग रहा है, यहां तो लग रहा है कि जो ग्रेना थाइलाकॉइड एक दूसरे पर रखे उन्हीं को कह रहा है इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स। ये ध्यान रखो, मेरे हिसाब से दो ग्रेना को जो थाइलाकॉइड जैसा स्ट्रक्चर जोड़ता है वो है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली भी थाइलाकॉइड्स होते हैं, लेकिन ये चपटे मेम्ब्रेन के ट्यूब जैसे होते हैं, वो थैलियों जैसे हैं। वो ग्रेना लैमेली थैलियों जैसी चपटी चपटी, बीच में ल्यूमेन है, और ये चपटे चपटे मेम्ब्रेन से घिरे ट्यूब्यूल जैसे हैं। चलो जाने दो। तो ग्रेना थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर रख के गट्ठर बनाते हैं सिक्कों के ढेर की तरह, उसे ग्रेनम, एक को ग्रेनम अनेक को ग्रेना कहते हैं। दो ग्रेना को कनेक्ट करती है स्ट्रोमा लैमेली या इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड या इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। जो थाइलाकॉइड होती है मेम्ब्रेन से घिरी हुई थैली जैसी होती है, और अंदर की साइड पर ल्यूमेन होती है, अंदर की साइड पर ल्यूमेन होती है। ये याद कर लेना क्योंकि फोटोसिंथेसिस वगैरह में बहुत काम आएगा भी है। स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं ढेर सारे जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए अपनी सारी प्रोटीन तो बना नहीं पाता, थोड़ी प्रोटीन बना लेता है, सेमी ऑटोनॉमस है, तो प्रोटीन को बनाने वाले एंजाइम तो होंगे ही होंगे। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाता है, क्लोरोप्लास्ट क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस से क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले भी एंजाइम होते हैं C3 साइकिल के। C3 साइकिल याद आ रहा है, रुबिस्को, ये सब होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को बनाने वाले एंजाइम जैसे रुबिस्को
और प्रोटीन को बनाने वाले एंजाइम, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अपनी थोड़ी प्रोटीन बना लेता है, तो प्रोटीन को बनाने वाले एंजाइम भी होते हैं। स्टोमा के अंदर क्या क्या होता है? स्मॉल, एक छोटा सा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और 70s राइबोसोम। छोटा सा डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है, 2 धागे से बना हुआ, और 70s राइबोसोम, बिल्कुल प्रोकैरियोट की तरह, बैक्टीरिया की तरह है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड। क्लोरोफिल पिगमेंट थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट कहां होते हैं? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होते हैं, या ग्रेनम पे भी हो सकते हैं, लिख सकते हो। ग्रेना या ग्रेनम पे होते हैं। ग्रेना या ग्रेनम तो थाइलाकॉइड के ऊपर रखने से बना है। ग्रेनम या ग्रेना थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ग्रेनम बन गया। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होते हैं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं पिगमेंट सिस्टम। ये सब हम आगे सिखाएंगे, वहां सिखाएंगे, है ना। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर। क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम होते हैं वो छोटे होते हैं। साइटोप्लाज्म के राइबोसोम बड़े होते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में 80s होते हैं, और सेल के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम होते हैं। 70s राइबोसोम बैक्टीरिया के जैसे है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के 3 ऐसे कैरेक्टर बताओ जो बैक्टीरिया से मैच कर रहे हैं। दोनों का डीएनए सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों में 70s राइबोसोम है, और दोनों डिवाइड करते फिशन या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों डिवाइड करते फिशन या एमाइटोसिस। ये तीनों लक्षण बिल्कुल बैक्टीरिया जैसे हैं। तो कुछ लोग इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही तो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, एक प्रोकैरियोटिक सेल आई, एनिमल सेल के अंदर चली गई और माइटोकॉन्ड्रिया में बदल गई। एक प्रोकैरियोटिक सेल आई, प्लांट सेल के अंदर चली गई और क्लोरोप्लास्ट में बदल गई, प्लास्टिड में बदल गई। ये थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन को सबसे बढ़िया से समझाती है। इसको कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे बढ़िया से कौन समझाती है? अरे क्लोरोप्लास्ट कैसे पैदा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पैदा होते हैं? ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन को सबसे बढ़िया समझाती है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्या है, एक बार सुन लो बस। एक बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया और सेल के साथ मिलजुल के रहने लगा, सिम्बायोसिस कर लिया, सहजीवन अपना लिया। एक बैक्टीरिया एनिमल सेल के अंदर चला गया और एनिमल के सेल के साथ मिलजुल कर रहने लगा, सिम्बायोटिक हो गया, सहजीवन अपना लिया, माइटोकॉन्ड्रिया में बदल गया। एक बैक्टीरिया यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर चला गया और क्लोरोप्लास्ट में बदल गया, प्लांट के सेल के साथ मिलजुल के रहने लगा। तो एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये प्रोकैरियोटिक सेल थे। इनमें 3 लक्षण तो प्रोकैरियोट जैसे दिख ही रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल प्रोकैरियोट जैसे होते हैं। ये वास्तव में प्रोकैरियोटिक सेल थे, किसी तरीके से एनिमल और प्लांट सेल के अंदर चले गए और मिलजुल करके रहने लग गए। इस थ्योरी को कहते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन को समझाती है।